बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस पेपर को डिस्कस करेंगे वो है आपका 9th क्लास बायोलॉजी पेपर, चैप्टर नंबर 9। टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। 20 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए। 100 मिनट्स आपको दिए गए हैं पेपर कंप्लीट करने के लिए। 20 क्वेश्चंस हैं, 7 MCQs हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं और आपके 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके MCQs से। ठीक, पहला MCQ आपका है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रूट, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, एपिडर्मिस। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें इररिलेवेंट ऑप्शन कौन सा है। तो उसके लिए हमें जानना जरूरी है कि ये सब टर्म्स जो है इनके क्या मीनिंग है। एंडो का मतलब होता है अंदर वाली लेयर, ठीक है। तो एंडोडर्मिस आपके पास कौन सी होगी? इनर मोस्ट लेयर होगी। तो ये सबसे आपके पास क्या हो गई? इररिलेवेंट ऑप्शन हो गया आपका, इसको आप बाहर निकाल दें। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स आपके पास जो है वो वास्कुलर टिश्यूज, कॉर्टेक्स आपके पास जो है वो एंडोडर्मिस के बाहर वाली जो लेयर होती है, जो एंडोडर्मिस की ऊपर होती है आपके पास, कॉर्टेक्स उसे कहते हैं, ठीक है। ये एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच की लेयर होती है आपके पास कॉर्टेक्स। तो ये भी आउटर मोस्ट लेयर नहीं हुई, लिहाजा ये राइट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल जो है वो आपके पास एक थिन वॉल्स होती हैं, इसकी ये लेयर होती है एंडोडर्मिस, और वास्कुलर टिश्यूज जो आपके जाइलम और फ्लोएम जो सबसे एंड में आपके पास लेयर होती है, उन दोनों के दरमियान में जो लेयर होती है थिन वॉल्ड होती है, उसको हम कहते हैं पेरिसाइकल। तो ये भी आपका राइट ऑप्शन नहीं है, मजीद चला गया। तो राइट ऑप्शन आपका है जी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो आपके पास होती है वो सिंगल लेयर होती है और ये आउटर मोस्ट लेयर होती है रूट की। किसी भी आप प्लांट के हिस्से की बात कर ले, लीफ की बात कर ले, स्टेम की बात कर ले, रूट की बात कर ले, तो एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर, तो आपका ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका MCQ है जी, transpiration from plant surface takes place through cuticle, stomata, lenticels, all of these। तो आपको पता है कि क्यूटिकल से भी आपके पास ट्रांसपिरेशन होती है, स्टोमेटा से डेफिनेटली होती है, लेंटिसल से भी होती है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे क्या आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी, इन ह्यूमिड एयर है, ये ह्यूमन नहीं, ह्यूमिड एयर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज हाई, लो, नॉर्मल, ऑल ऑफ दीज। ये जो आपके पास जो इफेक्ट करते हैं ना ट्रांसपायरेशन के रेट को, ये MCQ आपके पास वहां से लिया गया, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं आपके पास ह्यूमिड एयर, यानी कि बात हो रही है यहाँ पे एयर के प्रेशर की। ये आपके पास टॉपिक आ गया एयर ह्यूमिडिटी का, यहाँ से लिया गया ये MCQ। व्हेन एयर इज ड्राई, वाटर वेपर्स डिफ्यूज मोर क्विकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेसोफिल सेल इनटू लीफ एयर स्पेसेस एंड देन फॉर्म एयर स्पेसेस टू आउटसाइड। This increases the rate of transpiration. In humid air, ये आपका MCQ था, the rate of the diffusion of water vapor is reduced and the rate of transpiration is low. इसलिए लो क्या आपका राइट ऑप्शन है। हाई आपका इरेलीवेंट ऑप्शन है, नॉर्मल भी आपका इरेलीवेंट ऑप्शन है, और ऑल ऑफ दीज तो डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जी, ट्रांसपायरेशन रेट डिपेंड्स अपॉन लीफ सरफेस एरिया, वाटर कंटेंट, टेम्परेचर, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे भी टेम्परेचर भी है आपका, डेफिनेटली एक रेट है। लीफ सरफेस एरिया भी आपका रेट है। वाटर कंटेंट, प्लांट के अंदर कितना वाटर कंटेंट है, ये भी मैटर करता है। लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं ना आपके पास, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके रेट मतलब जो ट्रांसपरेशन को इफेक्ट करने वाले आपके फैक्टर्स हैं, ये दो इम्पोर्टेंट हैं। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। The roots and root hair absorb water from soil by osmosis, diffusion, phloem, filtration। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका जो रूट है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है? तो फ्लोइम जो है वो आपके पास टिश्यू है फूड ट्रांसपोर्ट के लिए, लिहाजा ये इरेलीवेंट ऑप्शन है। फिल्ट्रेशन के थ्रू आपका नहीं होता काम, डिफ्यूजन के थ्रू भी नहीं होता। आपका जो रूट हेयर है और रूट्स हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और ये आपका जो क्वेश्चन है वो वाटर एंड आयन अपटेक वाला जो आपका टॉपिक है उसमें से आया हुआ है, ठीक है। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन इनको भूलना नहीं है, इनको आपने याद रखना, ठीक है। ये देखें जी, ये आपके पास आ गया। The cytoplasm of root hair has high concentration of salt and soil water, so water moves by osmosis into root hair, ठीक है।
नेक्स्ट आपका MCQ है, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड। फूड ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम, रूट, लीफ। यहाँ पे बेसिकली उस पार्ट का पूछा गया है, तो पार्ट आपके पास जो फूड को ट्रांसपोर्ट करने वाला आपका कौन सा स्पेसिफिक पार्ट है, वो आपका है फ्लोएम। फ्लोएम आपका वो टिश्यू है जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम वाटर को करता है, रूट का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना, और लीफ जो है उसमें फूड बनता है और वहां से फ्लोएम जो है वो लेकर जाता है फूड आपके बाकी प्लांट के पार्ट्स की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, इन मोस्ट प्लांट्स फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। किस फॉर्म में आपका जो प्लांट है वो फूड को स्टोर करता है? तो इसका राइट ऑप्शन लैक्टोज और माल्टोज बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लैक्टोज जो है वो आपके पास पाई जाती है मिल्क के अंदर, शुगर है। सुक्रोज जो है वो आपकी चीनी है। ठीक है, और ग्लूकोज जो है वो एक आपका सबसे कॉमन टाइप ऑफ शुगर है आपके पास। माल्टोज जो है वो आपके पास माल्ट, अक्सर बच्चे जो हैं उनको पता होगा इसके बारे में, माल्ट अक्सर लोग पीते हैं, उसके अंदर जो है वो शुगर पाई जाती है ये वाली। और ग्लूकोज तो आपके पास जनरल फॉर्म है। तो सुक्रोज जो है, जिसको हम आम जुबान में चीनी भी कहते हैं, हम यूज़ करते हैं, सुक्रोज जो है वो आपके प्लांट्स में कॉमन सोर्स है स्टोर करने का। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड आपका टॉपिक है जहाँ से ये इन्होंने क्वेश्चन आपको दिया है। ठीक है, तो इसे आपने कर लेना है, उसमें मेंशन है आपके पास कि सुक्रोज जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। कि अभी हम आपकी बुक से जो है वो इसको टैली भी कर लेते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर आ गया। नेक्स्ट आपको जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ये इसमें मेंशन है आपके पास कि सुक्रोज जो है वो, ये देखिए सुक्रोज आपके पास जो है वो, इन मोस्ट प्लांट्स फूड इज ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज आपका जो है वो कॉमन सोर्स है इसमें, सॉरी कॉमन जो है वो फॉर्म है जिसमें फूड को स्टोर किया जाता है। ई-बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं, और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट आप कह जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर्स अफेक्ट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। कोई से दो मांगे हैं लेकिन आप तीन लिख दें। आपके पास जो फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर है, एयर ह्यूमिडिटी है आपके पास, उसके अलावा आपके पास लीफ सरफेस एरिया है। सिर्फ हेडिंग्स नहीं देनी है आपने, सिर्फ ये नहीं बताना कि ये वाला पॉइंट है, आपने थोड़ा सा उसको एक लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। 2 पॉइंट्स मत लिखिएगा, 3 लिख दीजिएगा पॉइंट्स। ठीक है ना, 3 पॉइंट्स में जैसे आप एयर मूवमेंट है आपके पास, लीफ सरफेस एरिया है, एयर ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर है, इन 4 में से कोई से 3 लिख दीजिएगा और एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई ट्रांसपायरेशन इज नोन एज नेसेसरी ईवल। क्यों कहते हैं ट्रांसपायरेशन को नेसेसरी ईवल। ट्रांसपायरेशन का काम क्या है कि आपका जो प्लांट है उसमें से एक्सेस वाटर को जो है वो एवेपोरेट करवाना है ट्रांसपायरेशन ने। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास प्लांट जो है वो किसी ऐसे हैबिटेट में है या कैसा इन्वायरमेंट है जो बहुत ड्राई है और प्लांट ज़्यादा वाटर का जो लॉस है अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो उसकी वजह से आपके जो प्लांट में से एक्स्ट्रा वाटर जो रिक्वायर्ड नहीं था वो भी, उसका भी लॉस हो जाता है। तो इसलिए ट्रांसपायरेशन को जो है वो नेसेसरी ईवल कहा गया। प्लांट्स मेजर्स लेता है जिससे वो अपना वाटर जो है वो सेव कर सके, लेकिन फिर अगर ज़्यादा वाटर ट्रांसपायर हो जाता है, बहुत ज़्यादा धूप है, प्लांट्स मुरझा जाते हैं, आप उन्हें पानी नहीं देते या किसी वजह से पानी नहीं मिलता,
तो प्लांट जो फ्लैसिड हो जाता है वो बेचारा मुरझा जाता है, उसकी टहनी भी वो ढल सी जाती है। तो इस वजह से ट्रांसपायरेशन को नेसेसरी ईवल कहते हैं, ये आपकी बुक में भी मेंशन है। नेक्स्ट है जी, व्हाई सेल्स आर रिगार्डेड एज यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स को क्यों कहते हैं यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि आपके जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सब सेल करवाते हैं। सेल आपका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल करवाता है सारी मेटाबॉलिज्म जो कुछ भी है सब सेल करवाता है। ये देखें, ये मेंशन है, सेल्स आर द प्राइमरी साइट्स फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, दैट इज व्हाई दे आर रिगार्डेड एज यूनिट्स ऑफ लाइफ। ये इसका आंसर है। तो सेल जो है सारा काम ही सेल ने करना होता है, एक सिंगल सेल अपना सारा काम वो सारा काम करता है, तो आपकी बॉडी प्रॉपर वर्क करती है, इसलिए सेल जो है उसे यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाई डिफ्यूजन कैन वर्क एफिशिएंटली इन यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है। डिफ्यूजन की डेफिनेशन एक जनरल प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल्स जो हैं, वाटर पार्टिकल्स हों, दूसरे पार्टिकल्स हों, वो मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। तो जो सिंपल यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें तो ईजिली पार्टिकल्स भी छोटे छोटे होंगे, तो वो ईजिली मूव कर जाएंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं, तो उनका जो प्रोसेस है वाटर तो मूव कर जाता है आपका डिफ्यूजन के थ्रू, लेकिन सॉल्यूट जो होता है, वो जो सॉल्ट्स होते हैं आपके, उन्हें मूव करवाना इतना आसान नहीं होता। इसलिए ये उसमें सॉल्ट्स की जो ट्रांसफ़र है या उनकी जो ट्रांसफ़र है उसमें ये इतना हेल्पफुल नहीं होता। तो इसलिए सिंपली यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर जाता है। ये आपकी बुक में भी मेंशन है। इसको अगर आपको लगता है कि जो मैं आपको आंसर बता रही हूँ सिर्फ सुनने में इनफ नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, ये आपका आंसर आ गया। वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू एन एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। Relationship between the concentration of solute and water potential is inverse. When there is a lot of solute, the water potential is low and become worse. ठीक है, तो ये जो आपका हायर से लोअर में जा रहा है वाटर, ये डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा होता है। तो अगर सोल्यूट की बात आ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा सोल्यूट, तो फिर ये डिफ्यूजन वहाँ पे काम नहीं करती। ठीक है, इसलिए ये सिंपल मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर में इजीली वर्क करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जी, व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन फॉर ट्रांसपोर्ट। तो इसका भी यही आंसर है आपके पास, सेम आंसर है। अगर आपके पास सोल्यूट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपका डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होना इम्पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रूट इन प्लांट्स। रूट्स के प्लांट में क्या फंक्शन है? सबसे पहला फंक्शन जो रूट का प्लांट में है, सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करके वो प्लांट को देता है। ठीक है ना। दूसरा फंक्शन है कि जितनी आपकी रूट्स गहरी होती जाएंगी सॉइल के अंदर, उतना ही ज़्यादा आपका प्लांट जो है वो स्ट्रांगली खड़ा रहेगा आपकी सॉइल के ऊपर। कोई हवा वगैरह चलेगी तो वो मजबूती से खड़ा रहेगा, जल्दी उखड़ेगा नहीं। तो रूट जो है बेसिकली आपके प्लांट को वाटर देती है। जितने इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके पास, खाद आप डालते हैं, आयंस आते हैं, वो सब का सब जो है वो जो रूट है वो सॉइल से उसको अपटेक करवाती है और ऊपर लीफ तक पहुंचाती है। ठीक है, उसके अलावा आपके प्लांट को स्ट्रेंथ जो है वो रूट प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, डिफाइन ट्रांसपायरेशन पुल। ओके, इसकी डेफिनेशन जो है वो आपकी बुक में दी हुई है। वो टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, उसमें आपके पास जो है वो उसकी डेफिनेशन दी हुई है। जो प्रेशर एग्जर्ट करता है आपके पास ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर की वजह से प्रेशर एग्जर्ट होता है, उसको आप कहते हैं जी ट्रांसपायरेशनल पुल। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है वो आपकी बुक में दी हुई है। ट्रांसपायरेशन इज नेसेसरी, इट क्रिएट्स अ पुलिंग फोर्स कॉल्ड ट्रांसपायरेशन पुल विच इज प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। ये डेफिनेशन है और ये आपने ऐसे ही लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ वाटर स्ट्रेस इन प्लांट। अगर आपके पास प्लांट में वाटर स्ट्रेस आ जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा। वाटर स्ट्रेस का मतलब है कि आपके प्लांट को जितना वाटर रिक्वायर्ड है, जितना पानी रिक्वायर्ड है, उतना पानी उससे नहीं मिल रहा। बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, ड्राई एनवायरनमेंट हो गया तो आपका प्लांट जो मुरझा जाता है। अगर आपके प्लांट को प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा तो उसका जो सोल्यूट का जो ट्रांसफ़र है,
ट्रांसपोर्ट है जो सल्यूट की, वो भी बुरी तरह से इफेक्ट होती है। आपके सल्यूट्स खुद मूव नहीं करते, वाटर के साथ साथ मूव करते हैं, ठीक है। जो आपके फूड पार्टिकल्स हैं प्लांट के, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में आपने पढ़ा होगा कि आपका जो फूड का ट्रांसफर था वो सिंक एंड सोर्स है जो आपने पढ़ा था, उसमें भी वाटर के साथ साथ वो सब चलते थे। तो अगर आपका प्लांट वाटर स्ट्रेस में आ जाएगा तो सबसे पहले तो आपका जो प्लांट है वो फ्लैसिड हो जाएगा, मुरझा जाएगा, और प्लांट को इसेंशियली न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। अगर सॉइल में पानी की कमी हो गई है, या रेन बारिश नहीं हो रही, या फिर किसी वजह से हम पानी जैसे प्लांट्स को नहीं देते, कई कई दिन तक प्लांट्स को पानी नहीं देते, उसकी वजह से वाटर स्ट्रेस में आ जाते हैं वो, या उनका आपने हैबिटेट चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर प्लांट वाटर स्ट्रेस में आ जाता है, उसे पानी नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले तो प्लांट कोशिश करेगा कि जितना ज़मीन से एब्जॉर्ब कर सकता है उसको एब्जॉर्ब करे, लेकिन अगर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो प्लांट जो है वो मुरझा जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, और उसके सॉल्यूट का जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत इफेक्ट होगा उसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी, डिफाइन स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। इसकी डेफिनेशन भी आपकी बुक में दी हुई है। स्टोमेटा के थ्रू होने वाली ट्रांसपायरेशन को हम कहते हैं जी स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, ठीक है। 3 किस्म की पढ़ी थी आपने, ये लिखी हुई है। मोस्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन अगर थ्रू स्टोमेटा इट इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, व्हाट इज कोहेजन टेंशन थ्योरी। इस थ्योरी को आपने पढ़ा होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड वाले टॉपिक में, ठीक है। और इस थ्योरी की डेफिनेशन वहाँ पे मेंशन है, वही डेफिनेशन आपने लिखनी है जो कि आपकी बुक में दी हुई है। खुद से मत बनाइएगा डेफिनेशन, ये आ गई आपके पास। The process by which water is raised to considerable heights in plant has been studied for years in botany. The result of this research is cohesion tension theory. क्या है जी ये theory? According to this theory, the force which carries water and dissolved materials upward through the xylem is transpiration. Transpiration creates a pressure difference that pulls water and salts up from roots. ये आपके पास है कोहेजन टेंशन थ्योरी, यानी कि खींचना और फिर प्रेशर एक्सर्ट करना और उसको खींच के आगे ले जाना अपने साथ डिजॉल्व मटेरियल्स को, ठीक हो गया। ये आपके पास इसकी डेफिनेशन है। ऐसे ही आपने लिखनी। नेक्स्ट आपके लॉन्ग क्वेश्चन दे देते हैं। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर बोर्ड में, सॉरी मैंने देखा नहीं था चार्जिंग से पहले चार्जिंग कितनी है मेरी बैटरी की, बट नो प्रॉब्लम, अब चार्जिंग लग चुका है। हम अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपना। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये आपका टॉपिक है। ओके, सब आपने इसको जब भी सॉल्व करना है हेडिंग्स बना के पूरी प्रेजेंटेशन के साथ आपने जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपके पास डायग्राम है। अपर एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल, वाटर वेपर्स, लोअर एपिडर्मिस, गार्ड सेल, स्टोमा, जाइलम, ठीक है। ये डायग्राम आपने एग्जाम में बनानी है। बहुत सिंपल सी डायग्राम है, आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करें घर में और फिर आपने इसको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो इसमें हेडिंग देंगे, मोस्ट प्लांट्स कीप देयर स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज देम एट नाइट। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टोमेटा टू रेगुलेट ट्रांसपायरेशन विया द एक्शन ऑफ गार्ड सेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग आप देंगे, ये इसकी मेन हेडिंग है, ठीक है। दूसरी हेडिंग जो इसमें आएगी, सब हेडिंग, पहले आप इसको ये लाइंस मेंशन करेंगे, फंक्शनिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, फंक्शन कैसे करता है। फिर उसमें हेडिंग आ जाएगी आपके पास गार्ड सेल्स, फिर उसमें आप लिखेंगे द टू गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमा आर अटैच्ड टू ईच अदर एट देयर एंड्स। द इनर कनकेव साइड ऑफ गार्ड सेल दैट इनक्लूड्स द स्टोमा आर थिकर देन द आउटर कन्वेक्स हेड, ठीक है। ये सारा आप बता देंगे कि गार्ड सेल्स कैसे होते हैं, ठीक है। फिर आपने लिखना है जी फंक्शनिंग ऑफ गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स की फंक्शनिंग क्या है, तो फिर ये आप सारे मेंशन कर देंगे कि गार्ड सेल अगर वाटर लूज करेंगे तो फ्लैसिड हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो टर्जिड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती है जी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट एंड वाटर, ठीक है। फिर आप ये हेडिंग देंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट वाटर की, और फिर आप बताएंगे कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन की वजह से कैसे इफेक्ट होती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। पहली हेडिंग आपकी ये होगी, उसके बाद आपकी हेडिंग आएगी गार्ड सेल्स, फंक्शनिंग ऑफ गार्ड सेल्स, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सल्यूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन।
ये क्वेश्चन में हेडिंग बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी आपको हेडिंग्स बना के दी हुई हैं। चार आपके पास जो है वो फैक्टर्स दिए हुए, टेम्परेचर, एयर ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट, लीव सरफेस एरिया। आपने एग्जैक्टली ऐसे इनको लिख देना है, ठीक है। आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं लेकिन हेडिंग्स जो है वो आपने यही करनी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड प्लांट्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बोर्ड में आ जाता है, ठीक है। इसकी भी आपने हेडिंग्स बनानी है और जो डायग्राम आपको बुक में दी गई है, ये जो डायग्राम है ये भी आपने बनानी है और इसको ऐसे ही लेबल करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप बताएंगे ऑर्गन कौन सा है आपके पास, फ्लोएम की हेडिंग देंगे और फिर बताएंगे कि फ्लोएम जो है वो आपके पास रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट जो है फूड को करने के लिए, ठीक है। फूड बनता कैसे है फिर आपने नहीं ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है फ्लोएम की, उसके बाद आपने हेडिंग देनी सुक्रोज की और फिर आपने बताना है कि मोस्ट प्लांट्स में जो फूड है वो सुक्रोज के थ्रू जो है वो उसकी फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। फिर आप हेडिंग देंगे जी प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म की, उसके बारे में बताएंगे आप, ठीक है। फिर आप हेडिंग देंगे सोर्सेज एंड सिंक्स की और फिर आप बताएंगे और उसके बाद आप क्या देंगे जी, इनकी ही सब हेडिंग होगी उनकी एग्जांपल की, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे मूवमेंट कैसे है और वो उसके अंडर आप ये सारा बता देंगे, ठीक है। इस तरह आपको टॉपिक कवर हो जाएगा। और डायग्राम बच्चों जी मस्ट बनानी है आप लोगों ने, जैसी तैसी आपने अच्छी सी डायग्राम बनानी है, इसको लेबल भी करना है। और ये पेपर जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। कोई चीज़ आपको लगता है कि रह गई है, हम नहीं, कोई क्वेश्चन रह गया है, सही तरह डिस्कस नहीं हुआ, इसका और मज़ीद अच्छा आंसर हो सकता था, तो आप ज़रूर बताइएगा, हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।